नमस्कार। एजेंडा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दुनिया में एयर ट्रैफिक सबसे सेफ माना जाता है, लेकिन अहमदाबाद का बोइंग हादसा हो, केदारनाथ की वादियों में हेलीकॉप्टर क्रैश हो, दोनों ही घटनाओं ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को दहला दिया है। हादसों के बाद से हवाई यात्रा करने वाले लोग दहशत में हैं। अब लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। आज एक ताज़ा घटना हुई है। दिल्ली से लेह जाने वाला जो हवाई जहाज था वो वापस 10 मिनट में दिल्ली लौट आया। इसी तरह हैदराबाद से तिरुपति जाने वाला प्लेन वो भी 15 मिनट बाद लौट आया। ऐसे में विमान यात्रियों का डर लाजमी है, क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते में तकनीकी खामियों के चलते 66 उड़ानें रद्द की गई हैं। विमान यात्रियों का यह डर वास्तव में कितना गंभीर है, इस पर आज हम व्यापक चर्चा करेंगे। हमारे साथ पहले मेहमान एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आलोक मिश्र जी नोएडा से जुड़ेंगे। आप एयरफोर्स में कैडो कैटको के साथ निदेशक इंटेलिजेंस आईबी में तमाम पदों पर रहे हैं। दूसरे मेहमान एयरफोर्स के ही ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र कुमार सिंह जी हैं, जबलपुर से जुड़ेंगे। आपने एयरफोर्स के अहम पदों को सुशोभित किया है। एक और जानकारी दे दें आपके बारे में, आप ए ग्रेड इंस्ट्रक्टर रहे हैं एयरफोर्स में। तो मैं आपका दोनों मेहमानों का स्वागत करता हूं और परिचय आप दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने करा दिया है। आपसे चर्चा करने से पहले हमारी एक खास रिपोर्ट पहले देख लें। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद एयर इंडिया का बोइंग 787 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 12 जून 2025 को हुए इस हादसे में विमान में सवार 241 और जमीन पर मौजूद कम से कम 33 लोगों की जान चली गई थी। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक विमान के ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए अब अमेरिका भेजा जाएगा, क्योंकि ब्लैक बॉक्स बाहर से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसलिए भारत में इसका डेटा निकालना मुश्किल है। अमेरिकी प्रयोगशाला में डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर DFDR से डेटा निकाला जाएगा और इसे भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB के साथ साझा किया जाएगा। जांच में यह पता लगाया जाना है कि दुर्घटना कैसे हुई और इसकी वजह क्या थी। आज हम आपको दिखाएंगे भारत में अब तक हुए सबसे बड़े विमान हादसों की पूरी कहानी। लेकिन सवाल वही होगा कि क्या हमने कुछ सीखा या सब भूल गए। अहमदाबाद विमान हादसा 12 जून 2025। मृतक 270। वजह प्रारंभिक रिपोर्ट्स में इंजन फेल्योर और ग्राउंड कंट्रोल से कम्युनिकेशन में चूक। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान ने अचानक ऊंचाई खो दी और एक मेडिकल कॉलेज के मेस की छत पर जा गिरा। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित 270 लोगों की मौत हो गई। जांच एजेंसियां इसे संभावित मेंटेनेंस फेल्योर मान रही हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्क एयर क्रैश 1985। मृतक 329। वजह बम विस्फोट, आतंकी हमला। ये एयर इंडिया का बोइंग 747 विमान मॉन्ट्रियल से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था। आयरलैंड के पास अटलांटिका महासागर में बम विस्फोट के कारण गिर गया। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा विमान हादसा था और सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी चूक। चंडीगढ़ गंगटोक IAF हादसा 2019। मृतक 13 भारतीय वायुसेना के जवान। वजह खराब मौसम। AN-32 विमान अरुणाचल की पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे की मुख्य वजह मौसम और रडार कनेक्टिविटी रही। इस पर गंभीर सवाल उठाया गया कि दूर दराज के इलाकों में अब तक तकनीक की पहुंच क्यों नहीं है, वह भी तब जब विमान वायुसेना का था। मैंगलोर एयर इंडिया एक्सप्रेस हादसा 2010। मृतक 158। वजह पायलट की चूक से रनवे पर फिसलना। दुबई से आ रही फ्लाइट मैंगलोर में लैंडिंग के दौरान रनवे पार कर गई और खाई में जा गिरी। ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट में सामने आया कि पायलट नींद में था, जिससे लैंडिंग गलत एंगल पर हुई। पठानकोट विमान हादसा 1996। मृतक 349। वजह 2 विमानों की टक्कर।
यह हादसा भारत के सबसे बड़े विमान हादसों में से एक था। दो यात्री विमान सौदागर एयरलाइंस और इंडियन एयरलाइंस आपस में टकरा गए। इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भारी लापरवाही सामने आई थी। कोझिकोड एयर इंडिया एक्सप्रेस 2020, मृतक 21। वजह भारी बारिश में लैंडिंग, रनवे से फिसलन। दुबई से आ रही फ्लाइट जबरन लैंडिंग के प्रयास में रनवे पार कर गई। प्लेन दो हिस्सों में टूट गया। ब्लैक बॉक्स से पता चला कि वेदर वार्निंग को नजरअंदाज किया गया था। मुंबई मिड एयर कोलिशन 1996, मृतक 349। वजह हवाई क्षेत्र में दो विमानों की टक्कर। दिल्ली एयर स्पेस में दो विमानों की टक्कर हुई थी, सऊदी एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस। इसको अब तक का सबसे बड़ा एयर ट्रैफिक कंट्रोल फेलियर माना जाता है। HAL विमान हादसा 2022, बेंगलुरु एयर शो के दौरान, मृतक 2। वजह तकनीकी खराबी, उड़ान के दौरान कंट्रोल लॉस। HAL द्वारा तैयार किए गए लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट का ट्रायल रन हादसे में तब्दील हो गया। तकनीकी खामी और प्रशिक्षु पायलट की अनुभवहीनता पर सवाल उठे। हर हादसे के पीछे एक कहानी है, कभी तकनीकी चूक, कभी इंसानी गलती और कई बार लापरवाही की हदें पार कर देने वाली प्रशासनिक खामियां। सवाल यही उठता है कि क्यों नहीं सीखा हमने पिछली गलतियों से? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि भारत अपने एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पायलट ट्रेनिंग और एयर ट्रैफिक सिस्टम को दुनिया के सर्वोत्तम मानकों तक पहुंचाए? स्पेशल डेस्क, न्यूज प्लस। आप दोनों मेहमानों से मतलब मैंने आपको दोनों पूरी रिपोर्ट दिखा दी है, पुराने हादसों की भी जिक्र कर दिया है। आप दोनों से एक बस इतनी सी जानकारी आपसे चाहते हैं शुरुआती दौर पे, क्या एविएशन इंडस्ट्री इस समय संक्रमण काल में है क्या? क्योंकि लगभग 11,000 लोगों ने अपनी यात्राएं रद्द कर दी हैं और टिकट वापस कर दिए हैं। आपका ओपनिंग रिमार्क्स आप दोनों लोगों का हम जानना चाह रहे थे। सर आलोक जी, आपसे शुरू करेंगे सर। हाँ जी, हाँ राजेश जी, आपके दर्शकों को नमस्कार सर। सबसे पहले तो ये जो आपकी रिपोर्ट थी, इसमें एक चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि इसमें जो मिलिट्री एविएशन, हाँ जी, जो आपने बात की, जो फौज के जहाजों की, मेरा आपसे प्रार्थना ये रहेगी कि उसको इस स्टैटिस्टिक्स में आप न गिने, क्योंकि मिलिट्री एविएशन जो है वो नेचर से इनहेरेंट वो रिस्की, फौज का हर काम जो है वो रिस्क वाला होता है, उतना सेफ नहीं हो सकता। ठीक बात। और उसके मुकाबले में जो सिविल एयरक्राफ्ट हैं जिनमें पैसेंजर चलते हैं नॉर्मल, जिसमें वो पैसा दे करके सर्विसेज लेते हैं, वो जहाज बहुत सेफ होते हैं। उसमें रिडंडेंसी फैक्टर जो कहलाता है कि एक सिस्टम फेल हुआ तो उसका स्टैंड बाई है, उस स्टैंड बाई का भी स्टैंड बाई है। तो वो जो स्टैटिस्टिक्स अगर हम इसकी बात करें तो हमको जो है वो फौज वाले जहाज के एक्सीडेंट से हटा देने में से पिक्चर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि आम आदमी जो है वो फौज के जहाज में नहीं चढ़ेगा। और जब वो फौज के जहाज में चढ़ता भी है तो उससे हम एक इंडेमनिटी बॉन्ड लेते हैं कि भाई अगर कल को कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप हमारे ऊपर मुकदमा नहीं करेंगे। हमारे मतलब फौज के ऊपर, चाहे वो एयरफोर्स का जहाज हो चाहे आर्मी का हो। अब हम आते हैं अगर कि जो सिविल एविएशन के जो एक्सीडेंट्स हैं जी, संक्रमण काल के ऊपर में अगर हम आते हैं तो ये सिचुएशन उतनी खराब नहीं है जितना कि ये, इसमें कोई शक नहीं है कि दो एक्सीडेंट एक के बाद एक ताबड़तोड़ हुए हैं और इन दोनों के कारण अलग थे। लेकिन अगर आप देखें जो पीछे जो एक दशक के बीच में 2010 से 2020 के बीच में कोई भी एयर एक्सीडेंट नहीं था। जब मैं बात कर रहा हूँ एयर एक्सीडेंट की, मैं हमेशा सिविल एविएशन की बात कर रहा हूँ। मैं जब भी बात करूंगा तो सिर्फ सिविल एविएशन। नहीं ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब चीजें ठीक चल रही थी। अब जैसे कि दिन में फैमिली कोर्ट में रोजाना 40-50 मुकदमे लगते हैं तलाक के, कोई उसकी बात नहीं करता, कोई इसके बारे में चर्चा नहीं करता। लेकिन एक कोई सेलिब्रिटी, मुझे लगता है आलोक जी से संपर्क कट गया है। मैं शैलेंद्र जी से जानना चाह रहा था। जी शैलेंद्र जी। हाँ जी जी कैरी ऑन सर। तो
देखिए, ऐसा है कि जो आलोक कह रहा था हाँ जी। कि जो अपना एयरफोर्स का एविएशन है और जो सिविल एविएशन है उसमें बहुत अंतर होता है, बात बिल्कुल सच है। जी। लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, बहुत बार जो वायुसेना के जहाज हैं उनका प्रयोग हाँ जी। जो सिविल सर्विसेज के लिए किया गया, चाहे उनको किसी खतरनाक, चाहे लेह से निकाला गया हो, चाहे कतर से निकाला गया हो, चाहे कहीं से भी उनको यूज किया गया हो, आज तक कोई दुर्घटना उन जहाजों के साथ नहीं हुई है। हाँ, जो सिविल एविएशन है उसमें हुई है, लेकिन आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे जी। तो एक, आपको ये मालूम है पिछले 10 साल पहले जब 4,50,000 हाँ किलोमीटर जहाज उड़ता था तो एक क्रैश होता था। जी। अभी 10 साल बाद जो परिस्थिति है, हाँ 8,80,000 किलोमीटर उड़ने के बाद एक जहाज क्रैश होता है। हाँ और ये जो क्रैश होता है, जी। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर किसी मैच में एक बैट्समैन 0 पे आउट हो जाता है तो उसकी कोई बात नहीं करता, लेकिन अगर कोहली 0 पे आउट होता है तो हर मीडिया, हर जगह उसके बारे में चर्चा होने लगती है। जो आपकी रिपोर्ट थी जी। 93 में जो का क्रैश हुआ था, हाँ वहां से लेके आज तक की दुर्घटनाओं को गिना दिया गया हाँ हाँ और ये बोल दिया गया कि संक्रमण काल आ गया है क्या। जी 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 जी। अब देखिए, मैं मीडिया को ब्लेम नहीं करना चाहता, हाँ, मीडिया ठीक अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बार बार हर जगह इस बारे में बात होती है, तो जो एक आम आदमी है, जी। नागरिक है, वो अपनी जान को तो प्यार करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आज देखिए, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, पहलगाम में एक घटना हुई, लोगों ने कश्मीर जाना बंद कर दिया। रोज रोज तो नहीं होती ना, एक क्रैश हुआ, लोगों ने अपने एयर टिकट कैंसिल करना शुरू कर दिए। जी जी लोगों को ये सोचना चाहिए, देखिए एयर एक्सीडेंट जब होता है तो उसके 3 कारण होते हैं। जी सर। पायलट एरर, हाँ या जी। फिर मैकेनिकल फेल्योर, जी। और या फिर वेदर कंडीशन। अच्छा। जहां ये 3 में से एक कारण होता है, कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जो लोगों को समझने की जरूरत है कि जैसे केदारनाथ वाला जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जी। सरकार को, सेफ्टी अथॉरिटीज को लगा हाँ जी जी कि वो दोबारा हो सकता है, वहां खतरा है, उन्होंने वहां की फ्लाइट्स फिलहाल बंद कर दी है। जी इसी तरीके से जैसे ये अहमदाबाद का क्रैश हुआ, जी तो जितनी सिविल एविएशन कंपनीज हैं, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे इंडिगो हो, चाहे कोई और कंपनी हो, वो क्या करती हैं, वो अपने पायलट्स को स्ट्रिक्ट हो जाने के लिए कहती हैं कि सेफ्टी रेगुलेशन फॉलो करो। ये ऐसा है कि जैसे हम कार लेके जाते हैं, अब आपको मालूम है कार दुर्घटना होने में मरने की संभावना कम से कम 3,000 गुना ज्यादा है एयर एक्सीडेंट में मरने से। नो डाउट सर। लेकिन अगर हम कार लेके जाते हैं तो हम उसको चेक करते हैं, हवा कितनी है। अगर किसी का टायर बस्ट हो जाता है तो अगली बार क्या करता है, वो एक्सीडेंट में कुछ हो जाए तो अगली बार ये तो नहीं करता ना कि ब्लिंकर काम नहीं कर रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा। जी। लेकिन अब जब स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं जी कि पायलट्स को ये बोल दिया जाता है कि जहाज में अगर कुछ भी ऐसी संभावना है तो आप मत जाओ, तो पायलट्स उस आदेश का पालन करता है, ठीक। तो फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं। ठीक कह रहे हैं आप। ये कुछ समय बाद सब भूल जाएंगे, आप देखिएगा, सब कोई यात्रा करेंगे, कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी। फिर ये से कुछ देर की कहानी है, जी। जितनी जल्दी लोग उबर जाएं उतना अच्छा। फिर से नॉर्मलसी आ जाएगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। मैं आलोक जी के पास आना चाह रहा था। आलोक जी, क्या आपको लगता है कि जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, उन्होंने क्या जो पैरामीटर्स होते हैं मेंटेनेंस के, पहले जो प्लेन उड़ाने से पहले जो मेंटेनेंस का एक प्रोटोकॉल है, उसको वो फॉलो करते हैं कि नहीं? उनके टेक्निकल स्टाफ क्या आपको लगता है कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है? तो और जो भी फ्यूल और सामान लगाया जाता है वो आपको लगता है कि क्वालिटी बेस्ड है कि नहीं? इन पैरामीटर्स को क्या आपको लगता है कि ये कॉमर्शियल फ्लाइट्स उसका फॉलो कर रही हैं, या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एयर इंडिया है या इंडिगो है या स्पाइस जेट है, ये क्या आपको लगता है कि उस
प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही हैं, या अभी भी बहुत सारी गुंजाइशें हैं? आलोक जी। ये देखिए, जी हाँ, ये जो है इसका एक प्रोटोकॉल है हर चीज का, जो कि एक जो है 3 बॉडीज हैं जो कि इसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करती हैं। सबसे बड़ी तो जो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आईकाओ है। उनके कम से कम नहीं तो 20 पब्लिकेशंस हैं ये सेफ्टी की तरह तरह के ऊपर में, एविएशन के हर पहलू की सेफ्टी के ऊपर में उन्होंने नियम बनाए हुए हैं जो कि कहलाते हैं स्टैंडर्ड्स एंड रिकमेंडेशंस। स्टैंडर्ड्स वो ये है कि हर पार्टिसिपेटिंग कंट्री को उनको फॉलो करना ही करना है, मतलब उससे बच नहीं सकते। अगर उससे वो उसको फॉलो नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आनी बंद हो जाएंगी। और दूसरा जो है वो रिकमेंडेशंस हैं, जो कि रिकमेंडेशंस होती है कि वो कहा जाता है कि इनको फॉलो करना आपके लिए बेहतर होगा, आप इसको फॉलो कीजिए जहां तक संभव हो। तो वो उनसे ही फिर चल के आगे एक जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA है, जो कि वैसे तो एक बॉडी है जो कि एयरलाइंस की, कमर्शियल एयरलाइंस को उनको रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वो लोग भी इन्हीं नियमों के बेसिस पे एयरलाइंस का ऑडिट करते रहते हैं, तभी वो उनको रिकॉग्निशन देते हैं, अपने मेंबरशिप देते हैं। और उसके बाद आप नेशनल लेवल पे जब आप आ जाएं तो DGCA है हमारा, जो कि हर एक चीज का, आज की डेट में आप ड्रोन जोड़ आ रहे हैं अगर, तो ड्रोन के लिए भी अब लाइसेंस की प्रक्रिया बना दी गई है। बिना लाइसेंस वाला बंदा ड्रोन नहीं उड़ा सकता। उसी तरीके से अगर एयर मेंटेनेंस के इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन हैं, उनको भी एक लाइसेंस लेना होता है। पायलट है, उसको भी एक लाइसेंस लेना होता है। एयर मेंटेनेंस इंजीनियर जो सीनियर जो सुपरवाइज करता है, उसको भी लाइसेंस लेना होता है। और ये सबके लाइसेंस एक पीरियोडिसिटी है कि 2 साल 3 साल में एक बार उनको रिन्यू करना पड़ेगा। और इस लाइसेंस को लेने के लिए और रिन्यू करने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। तो और DGCA इस मामले में बहुत सख्त है। अच्छा। जरा सी भी चूक होने पे वो लाइसेंस जो है रिवोक कर देते हैं। तो यहाँ पर में किसी भी तरीके की चूक होने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन ये होता है कि कई मर्तबा, जैसे कि खरे साहब कह रहे थे कि पहले जब चीजें नॉर्मल होती हैं तो छोटी मोटी चीज कि भाई आप गाड़ी लेके निकले और आपका जो है वो ब्लिंकर साइड जो इंडिकेटर है, टर्न टाइप इंडिकेटर, वो काम नहीं कर रहा, आप जान रहे हैं, इससे कुछ हमारे को बहुत बड़ा क्रिटिकल वो नहीं है, इससे हमारी यात्रा पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी चीजों को लेके आप वो रिस्क ले लेते हैं कि ठीक है ये खराब है, चलो इसके बिना भी चल जाएंगे। लेकिन जो क्रिटिकल होगा उसके ऊपर कभी भी कोई भी ना कोई टेक्नीशियन उसको क्लियर करेगा, ना ही कोई उसको पायलट उड़ाएगा। पायलट जो अगर उसको उड़ा रहा है तो उसकी अपनी जान भी तो खतरे में है। ठीक बात। तो क्रिटिकल वाले में कोई भी इस तरीके की लापरवाही होने की कोई संभावना नहीं है। जो होता है, खरे सर ने जो कहा कि पायलट एरर, तो मैं थोड़ा सा और उसको एम्पलीफाई करना चाहूंगा, ये इसको हम ह्यूमन एरर कहें तो ज्यादा बेहतर। हाँ, बेहतर होगा। ठीक सर कहें तो ह्यूमन एरर किसी की भी हो सकती है। किसी भी बंदा जो नीचे जो पेट्रोल भर रहा था, उसमें जो ATF भर रहा था, उसने मान लीजिए उसकी कैप ठीक से नहीं लगाई, या कुछ जो सुपरवाइज कर रहा है उसने सुपरवाइज नहीं किया कि जो बंदे ने रिफ्यूलिंग करी उसने कैप ठीक से नहीं लगाई, या उसने रिफ्यूलिंग करते वक्त में उसको अर्थिंग करनी चाहिए वो नहीं की। तो किसी की भी ह्यूमन एरर की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जो एविएशन की फील्ड में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो एक ड्राइवर हो जो रिफ्यूलर बाउजर लेके आता है ATF उसमें भरने के लिए, पेट्रोल भरने के लिए, उसकी भी ट्रेनिंग होती है। हर एक ड्राइवर जो कि एयरपोर्ट के ऊपर में कोई भी किसी भी तरह की गाड़ी चला रहा है, उसकी भी ट्रेनिंग होती है। एक भी बंदा अगर वो जहाज के सफाई कर रहा है, टॉयलेट क्लीनिंग कर रहा है, तो उसकी भी, उस सफाई वाले की भी ट्रेनिंग हुई है कि उसको किस तरह से करना है। सारे लोगों को डूज एंड डोंट्स, कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये बताया जाता है। बीच बीच में उनके इंस्पेक्शन होते हैं, उनके चेक होते हैं। तो ये सारे सिस्टम हैं, सारे सिस्टम जो हैं वो इन प्लेस हैं, और बहुत ही इन सब का सिंसियरली फॉलो किया जाता है। बस यही है कि कभी कभी जो मैंने जैसे कि कहा कि प्रेशर की वजह से कि जो माइनर ग्लिचेस हैं उसको आप ओवरलुक कर देते हैं कि भाई चलो ठीक है, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। अब रही बात जो ह्यूमन एरर की, अब आप सोला इंसिडेंट लीजिए, टेक ऑफ करने के 10 सेकंड के बाद उसके जो है वो इंजन दोनों फेल हो गए। पायलट ने कॉल दिया मेडे मेडे मेडे, और उसके बाद कुछ बोला जो अभी क्लियर नहीं है क्या बोला, वो बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। तो जो अब अगले 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर में एकदम से, पहले तो ये सोचिए कि आप एक कोई भी बंदा, उसको एकदम से झटका लगता है कि जो है धीरे धीरे करके इंजन फेल हुआ, ये फेल हुआ, वो फेल हुआ। अब उसको ये भी जिम्मेदारी है कि उसके साथ
उसके जहाज में 250 आदमी है, नीचे जहां भी गिरेगा कई लोगों को लेके जाएगा, कई सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही हैं। ऐसे समय में अगर कुछ गलती होती है तो उसको मैं एरर ऑफ जजमेंट कहना चाहूंगा, बजाय उसकी गलती के। कि भाई उस समय उसके पास दो ऑप्शन थे कि इसमें से ये वाला निर्णय लूं कि ये वाला निर्णय लूं, और उसने एक निर्णय लिया। अब वो निर्णय उतने कम समय फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसको लेना है जी। तो वो जो कोई भी एक उसने निर्णय लिया, वो उसका एरर ऑफ जजमेंट हो गया कि उसने शायद गलत निर्णय ले लिया। ठीक बात। तो ये जो जहां तक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, ये सारे के सारे सिस्टम में हैं और बहुत अच्छे से हैं। और जब मैं जैसे पहले कह रहा था कि होता क्या है कि कोई भी सेलिब्रिटी, इनका कोई भी अफेयर होता है, इनका तलाक हो, आमिर खान के शादी के तलाक की बात हो गई, या आप अभी संजय कपूर मरे, संजय कपूर के तमाम अफेयर्स और शादियां पुरानी उनकी मीडिया में चर्चा शुरू हो गई। तो और ऐसे आप जाइए कोर्ट के अंदर में, फैमिली कोर्ट में रोजाना 30-40 तलाक के केस चलते रहते हैं, कोई बॉदर नहीं करता। तो उसी तरीके से एविएशन भी एक सेलिब्रिटी स्टेटस है इसका। तो जब यहाँ एक्सीडेंट होता है तो इसकी चर्चा ज्यादा होती है, होनी भी चाहिए चर्चा, क्योंकि ये जो है कि भी किसी भी तरीके का जान माल की हानि जो है वो अगर अवॉइड की जा सकती तो क्यों ना की जाए। मुझे लगता है सर, जरूर होनी चाहिए। मुझे लगता है सर सेफेस्ट ट्रैफिक है ये पूरी दुनिया का। मतलब बहुत आंकड़े भी ऐसा ही कहते हैं। जी सर, जी आंकड़े भी यही कहते हैं कि अभी जैसे मैंने एट रैंडम कुछ आंकड़े उठाए इंटरनेट से, आज ही जब आपसे चर्चा उसके बाद देखे, तो आप अब कुछ जैसे 2022 का एक एट रैंडम साल उठा लिया कि बाकी बहुत रिसेंट वाले में सारे डाटा नहीं होता। इसके हिसाब से रोड एक्सीडेंट में इंडिया में मरने वालों की संख्या थी 1,68,491। मर्डर जो हुए हैं इंडिया में 28,000 मर्डर हुए हैं। ट्रेन एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या है 20,792। और एयर एक्सीडेंट 2010 से 2020 के बीच में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ एयर एक्सीडेंट। 2020 में एक एक्सीडेंट हुआ पटना में जो क्रैश हुआ था, उसमें 55 लोग जो सवार थे वो मरे, 5 ग्राउंड पे मरे। और उसके बाद जो है अभी ये मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें खुशी मनाई जाए, लेकिन अभी 5 साल बाद ये एक्सीडेंट एक ये हुआ है। तो अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो आप कहेंगे कि इतना खतरा नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि ये घटनाएं होनी नहीं चाहिए नहीं इसमें, लेकिन ऐसी अलार्मिंग नहीं है। मैं शैलेश जी के पास, हाँ सर, कैरी ऑन सर। एक सवाल हमारा है, सोशल मीडिया पर ये एक बार चीजें आ रही हैं और पिछले 2-3 दिन से बहुत ज्यादा आ रही हैं कि जो बोइंग गिरा है उसमें 100 घंटे उड़ान का एक पैमाना होना चाहिए, 300 घंटे, फिर 600, 1800 घंटे, ये मेंटेनेंस का एक पैरामीटर है। इसे फॉलो नहीं किया जा रहा था, खासकर इस बोइंग को लेकर सोशल मीडिया में ये एक नैरेटिव चल रहा है। तो क्या आप इससे सहमत हैं या ये बिल्कुल फेक है? मैं शैलेश जी आपसे जानना चाह रहा था, मतलब ये क्लियर कर दीजिए, सोशल मीडिया का जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है लगाम लगानी चाहिए। अब वो वक्त आ गया है। बिल्कुल, आपने सर मेरे कमेंट के पहले ही आपने इसको नाम दे दिया फर्जीवाड़ा, तो इसके बाद मेरे पास रहने के लिए ज्यादा रह नहीं जाता है। जी सर। देखिए जहां तक 100 घंटे बाद उड़ना है या क्या, अभी किसी पेपर में ये भी आया था कि उसका इंजन बदला गया। हाँ। देखिए अब जो कुछ भी था, जैसे कि आलोक ने बताया कि उसका जब वो कॉकपिट, जब वो पूरा जब उसका जब एनालिसिस आएगा तो सब क्लियर हो जाएगा कि उसमें क्या हुआ था। ओके, तो उसके बारे में इस समय जो लोग कह रहे हैं, अरे एक उसमें तो पूरी रिपोर्ट एक्सीडेंट की आ गई थी, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या है। अच्छा, पहले ही आ गई। सोशल मीडिया में जिस तरीके से खबरें फैलती हैं, हर कोई स्पेशलिस्ट बन जाता है। जी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर किसी को कुछ मिलता है तो बिना इसको चेक किए कि वो सही है गलत है, उसको 10 ग्रुप में और आगे बढ़ा देता है। ठीक कह रहे हैं। तो इसको, अब ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सोशल मीडिया, इसको इसके बारे में क्या कहा जाए। जी सर। लेकिन ये कह देना कि लोगों को पता है कि जहाज में क्या हुआ था, बिल्कुल गलत है। अभी कोई नहीं जानता है और ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है कि ये हुआ था, वो हुआ था। जी। इतना आसान नहीं होता है। और एक बात मैं जो अभी पहले डिस्कशन हो रहा था उसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। जी सर। कि अगर कोई एयर क्रैश होता है, हम एयर क्रैश बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर कोई एयर क्रैश होता है तो आप गेस कर सकते हैं कि उसमें सर्वाइवलिटी के परसेंटेज कितने हैं।
ऑलमोस्ट हम लोग स्पेकुलेशन यही लगाते हैं कि जीरो ही रहेगा, मतलब अगर 95% सर्वाइवल ओह। का रेशो है। हर बार नहीं होता। प्रॉब्लम यही होती है कि जी। एक क्रैश हुआ जिसमें 242 अनफॉर्चुनेटली मरे, वो बहुत। जी 241 है लेकिन सर। जी सर, जी सर। हाँ, 241। जी सर। एक तो बहुत ही मिराकुलस एस्केप था। हाँ हाँ, वो मराकिल हुआ। तो जी जी सर। वो मिराकल था। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ ये कि वर्ल्ड में एक्सीडेंट्स होते हैं लेकिन फैटल नहीं होते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। अब ये जो हुआ अनफॉर्चुनेटली, ये एक सेंसेशन बन गया। बाकी लोग भूल गए क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। इमरजेंसीज भी। सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक बात मैं आपको और बताऊं, सर। ये एक मशीन है जिसको पायलट्स उड़ाते हैं। बहुत इमरजेंसीज होती हैं। आलोक भी एटीसी में था, मैं भी एटीसी में था, हमने एक्सपीरियंस किया है। जी। दुनिया भर के फेल्योर्स, मैकेनिकल फेल्योर्स और अनफॉर्चुनेट वेदर हाँ। सिचुएशन क्रिएट होती रहती हैं। ओ। पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कोऑर्डिनेशन से 99.9% जो सिचुएशंस हैं वो रोज रिजॉल्व होती हैं। आप ठीक कह रहे हैं। उनके बारे में कोई नहीं बात करता, कोई नहीं छापता। हाँ, वो नहीं कहा, वो बात नहीं किया। वही वही मैं कह रहा सर, आपके द्वारा ये सारी चीजें अब सबको, पब्लिक को पता चल रही हैं और आगे भी चलेंगी। अभी देखिए, सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि 35 जहाज वापस लौट गए। जी सर। इंडिगो का आज जहाज ले से जाते जाते वापस लौट हाँ, गया। जी। अब किस कारण से लौट गया, क्या हुआ था? पहले भी लौटते थे। हाँ, उसका प्रेशराइजेशन का प्रॉब्लम था, किसी पैसेंजर की तबीयत खराब हो गई थी, ले की वेदर खराब हो गया था। नो, बट किसी को पता नहीं है इसके बारे में। बट इंडिगो का जहाज ले जाते जाते दिल्ली वापस लौटा, वो एक खबर बन गई। अभी एक और खबर आई थी कि एक जहाज आ रहा था वहां से, फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद, जी। वो वापस लौट गया। एक मुंबई से जहाज जा रहा था, वो वापस लौट गया। इमरजेंसी होने से नहीं लौटा। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया, ईरान और इजराइल का जब लड़ाई शुरू हुआ, जी। अब उसमें जब पायलट्स को जब जाना है तो उनको सर्कुलर रूट फॉलो करते हुए जाना है। बहुत लंबा चक्कर। पाकिस्तान एयर स्पेस बंद है, हाँ बंद है सर। ईरान बंद हो गया, हाँ। इजराइल बंद हो गया। जी। अब अगर आप मैप देखेंगे हाँ। तो कम से कम 300-400 किलोमीटर की एक्स्ट्रा फ्लाइट लेनी है उसको। अब उतना फ्यूल उसको लेके जाना है। अचानक वो जहाज कोई उड़ रहा और उसको पता चला यार ये तो बंद हो गया। अब ही कैन नॉट लैंड एट एनी अदर प्लेस। जी सर। तो पायलट डिसाइडेड आई विल गो बैक। तो क्या गलत किया उसने? नहीं, ठीक काम किया उसने। तो सबके तो ये जो वापस आ रहे हैं जहाज, इनको आप निगेटिव न्यूज से, गलत नजर से मत देखिए। जी 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 सर। ये पॉजिटिव नजर से हमको देखना जरूरी है कि टोक्यो से जहाज उड़ा, मुंबई आ रहा था, वापस लौट के जाके टोक्यो में लैंड कर गया। ठीक बात। कुछ रहा होगा। आलोक सर, एक जानकारी आप आपसे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सर्विसेज होती हैं, उसमें फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, तो क्या आपको लगता है कमर्शियल फ्लाइट्स जितनी भी हैं या इन कंपनीज के जो संचालक हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं? एयरफोर्स में तो फॉलो हो रहा है, लेकिन क्या ये कमर्शियल फ्लाइट्स में इसका पालन किया जा रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। ये मैं बताना चाहूंगा, पहले जो 50 घंटे 100 घंटे की जो बात चल रही थी वो भी इसी से रिलेटेड है। जब भी कोई जहाज, कोई भी मैन्युफैक्चरर उसको उतारता है मार्केट में, तो उसका एक सर्विसिंग शेड्यूल पूरा बना के देता है कि इतने घंटे की फ्लाइंग के बाद में इस तरीके की सर्विसिंग होगी। और वो सर्विसिंग का शेड्यूल उसको जो है हर एक जो भी स्टेट का, जैसे यहाँ डीजीसीए है, उसको वो जो है उस शेड्यूल को फॉलो करने के लिए उसका बाध्यता कर देता है। उस जो भी ऑपरेटर है, चाहे वो एयरलाइंस हो चाहे प्राइवेट ऑपरेटर है, शेड्यूल्ड ऑपरेटर है, उसको वो सर्विसिंग करनी ही करनी है। क्योंकि वो सर्विसिंग अगर उसने नहीं की तो वो जहाज जब एयरबोर्न होता है तो न केवल वो अपने लिए खतरा है, वो और बहुत लोग के लिए भी खतरा है। दूसरे जहाज उड़ रहे हैं उनके लिए खतरा है, जमीन पे गिरा तो खतरा है। तो जो भी मेंटेनेंस का इंचार्ज है वो कभी ये काम नहीं करेगा कि वो झूठा सर्टिफिकेट दे दे कि साहब इसकी 50 घंटे की सर्विसिंग हो गई और इसको हम भेज दें आगे दोबारा उसके लिए, फ्लाइंग के लिए। तो वो कभी नहीं हो सकता। कोई भी आदमी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहले जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, एयर एक्सीडेंट में एक और भी चीज ये है कि इसके अंदर में इसके इन्वेस्टिगेशन का भी इतना बढ़िया तरीका
आईकाओ ने डिसाइड किया हुआ, आईकाओ ने प्रिस्क्राइब किया है, ले डाउन किया हुआ है किस तरीके के इन्वेस्टिगेशन होंगे। ये इन्वेस्टिगेशन के पहले क्या क्या चीजें जो है ना वो आपको प्रिजर्व करनी है, जैसे कि रिफ्यूलिंग होती है। हाँ। तो वो फ्यूल जिस सोर्स से है उसका उस पेट्रोल को 24 घंटे के लिए उसको प्रिजर्व किया जाता है कि कहीं वो फ्यूल में कोई कंटेमिनेशन है तो उसको चेक किया जा सके बाद में। तो इस तरीके से ये बड़ी डिटेल्ड प्रोसीजर है। तो इसमें कोई भी आदमी इस तरह का रिस्क नहीं लेगा कि साहब मैं सर्विसिंग नहीं की और साइन कर दूं। सर्विसिंग एक आदमी नहीं करता है, उसकी टीम है, 5-10 लोग हैं। कोई ना कोई कभी ना कभी तो बोल देगा कि साहब यहाँ ये फ्रॉड हो रहा है, तो ये डीजीसीए तो उसका लाइसेंस बंद कर देगा तुरंत। तो ये चीजें जो है मतलब ये सिवाय सेंसेशन के जो लोग जानते नहीं है, कहते हैं ना कि अधकचरी नॉलेज जो है नीम हकीम खतरा है जान। तो ये वो बात है कि जो इस तरीके की सोशल मीडिया में पोस्ट कर देते हैं तो वो गलत है। ये बिल्कुल हम मान के चलें कि जो कोई भी जो पहली बात तो हर चीज का शेड्यूल बनाया हुआ है, कोई भी चीज हर चीज की ड्रिल है एक, वो ड्रिल को फॉलो करेगा हर आदमी और सबके बीच बीच में प्रोफिशिएंसी चेक होते रहते हैं। तो ये सरासर गलत है। आम जनता इस बात को ये मान के चले कि ये पूरा तंत्र उसकी सेवा के लिए उसको प्लेस ए से प्लेस बी सुरक्षित और अच्छी तरह से ले जाने के लिए है। एक्सीडेंट का नाम एक्सीडेंट ही है क्योंकि वो बिना प्लान किए हुए ना चाहते हुए होने वाली चीज है। तो दुर्भाग्यवश होते हैं एक्सीडेंट, लेकिन उससे हमको हतोत्साहित नहीं होना। ठीक बात है। मैं शैलेंद्र जी के पास जाना चाहता, मैं शैलेंद्र जी एक सवाल इसी से जोड़ रहा हूँ आपको। एक जैसे डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं उसमें फर्स्ट फ्लाइट गई तो फिर सर्विस होगा, जब वो दूसरी उड़ान करेगा तो सेकंड सर्विस जिसको टीआरएस कहते हैं आप, फिर उसके बाद थर्ड में फिर उसकी सर्विसिंग होती है। क्या आपको लगता है ये नॉर्म्स कमर्शियल फ्लाइट्स फॉलो कर रही हैं? क्योंकि इसको लेकर भी कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने संदेह व्यक्त किया है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो सवाल उठा है कमर्शियल फ्लाइट को लेकर कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तो उनकी 3 उड़ानों को लेकर है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स को लेकर, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स का प्रयोग इस देश में बहुत सारे युवा कर रहे हैं। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये जवाब जानना चाह रहा था इस सवाल पे कि वो कितना सेफ, अपने को मेंटली सेफ कितना महसूस कर सकते हैं। प्लीज सर कैरी ऑन सर। देखिए ऐसा है कि ये जो जैसे आलोक ने बताया ये सब रिस्ट्रिक्शंस इतने सीरियस हैं जी सर कि इनके साथ में खिलवाड़ करना संभव ही नहीं है। ये सिर्फ एक जहाज कितनी सॉर्टीज करता है, कितनी बार जैसे 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, इससे कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट है कितनी बार वो लैंडिंग कर रहा है, उतने बार कितनी बार उसके टायर रनवे को टच कर रहे हैं। अगर एक जहाज एक दिन में चार उसके टायर लैंडिंग कर जाते हैं तो 5वां लैंडिंग करना उसको अलाउड ही नहीं है। वो जहाज खड़ा हो जाएगा, जब उसके टायर बदलेंगे अगले दिन तब जाएगा। अच्छा, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। और जितना, एक बात मैं आपको और जोड़ देना चाहता हूँ, ये जो इस तरीके के र्यूमर है कि डोमेस्टिक में इंटरनेशनल में एक फ्लाइट जब सिविल एविएशन में उड़ती है जी, तो चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो डोमेस्टिक हो, ऑल चेक्स जितने चेक्स के होते हैं सब किए जाते हैं। अच्छा एक बात आपको मैं और इंटरेस्टिंग बता दूं सर, इवन पायलट्स जी उनकी चेकिंग होती है रोज। जब फ्लाइट करने आते हैं उनका मेडिकल होता है जी। हर पायलट को। एक पर्टिकुलर जहाज उड़ाने के लिए अगर बोइंग है, बोइंग का 737 है तो उसके पास उसकी रेटिंग होना जरूरी है। अगर वो एयरबस 320 लेके जा रहा है तो उस पायलट के पास उसकी प्रोफिशिएंसी होना जरूरी है। और इसके लिए सिमुलेटर्स बने हुए हैं। उस सिमुलेटर्स में इन पायलट्स की इतनी बुरी तरीके से टेस्टिंग होती है, हर तरीके के वेदर कंडीशंस, हर तरीके के हाइड्रोलिक फेल्योर, ये फेल्योर, हर तरीके से उनको गुजरना पड़ता है। उसके बाद उनको रेटिंग मिलती है कि आप जाके एक्चुअल पैसेंजर्स को लेके उड़िए। जी जी जी। मुझे लगता है जिस तरीके की स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, लोगों के मन से डर निकाल देना चाहिए कि उनके जानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो ही गई है। डॉक्टर साहब, सर एक चीज हम आप दोनों लोगों से पूछना चाह रहे थे। कुछ खबरें भी आई इसी तरह की और कुछ चैनल्स में भी ये चला कि 6 तरह के ट्रिट्समैन होते हैं, यानी कि टेक्निकल स्टाफ होता है जिसे उड़ान से पहले उसको चेक करना पड़ता है प्लेन को।
तो क्या ये फॉलो कमर्शियल फ्लाइट कर रहे हैं? क्योंकि सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि अंदर कोई इंजन चेक करता है, कोई बाहर का हिस्सा चेक करता है, तो क्या उसमें भी कुछ हुआ? और ये जो प्लेन अभी अहमदाबाद में डिस्ट्रॉय हुआ, या आप ये कह लीजिए कि गिर गया, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि सब वो बहुत कैजुअली, पायलट में जो बाहर चेकिंग होती तो बहुत कैजुअली उसने करके सब ओके करके चला गया वो, क्योंकि दिल्ली से जो अहमदाबाद आया तो उसमें फिर उसमें प्रॉपर चेकिंग नहीं की गई, ऐसा ये बताया गया है। तो क्या इसमें कुछ सच्चाई आप देख रहे हैं, या ये सब फ्लूक है? ये केवल कयास है कि लोगों का कि ये भी हुआ होगा तो ये भी हुआ होगा? सर प्लीज आलोक जी। सर जी हाँ, ये बिल्कुल कतई भी ये संभव नहीं है कि जो है, पहली बात तो ये है कि जो सिविल एविएशन है और मिलिट्री एविएशन, इसमें दोनों में जैसे मैंने पहले भी कहा बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। यहाँ के सिस्टम्स अलग है। मिलिट्री एविएशन में क्या होता है कि पायलट खुद एक बार जहाज के चारों तरफ चक्कर लगाता है, एक्सटर्नल चेक कर लाते हैं, वो खुद करता है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम्स हैं, यहाँ लोग डेजिग्नेटेड है, वो लोग बाहर का चेक और जो भी, जैसे कि अब कई ट्रेड्समैन चेक करते हैं, इंजन वाला अपने इंजन को चेक करेगा, जो एयर फ्रेम का वो एयर फ्रेम चेक करेगा। तो इस तरीके से सब अपने अपने हिसाब से सब लोग उसको चेक करते हैं, और चेक करने के बाद में इंस्पेक्शंस हैं ये कई सारे, और ये हर चीज के लिए एक शेड्यूल लेट डाउन है कि किस स्टेज पे होगा। अब अगर मान लीजिए कि वो ये है कि भाई सवेरे एक तो फर्स्ट सर्विसिंग हुई, फर्स्ट उसके समय में अब वो शेड्यूल हर कंपनी अपने अपने अलग स्पेसिफाई करती है कि क्या शेड्यूल होगा हमारा। तो अब किसी का अगर मान लीजिए कि जैसे कि पहले के जमाने में आपको याद होगा कि एम्बेसडर और फिएट बड़े, उन्हें बार बार रेडिएटर में पानी भरना पड़ता था। अब आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, और अब जो है वो आपने कूलेंट एक बार डाल दिया तो साल 6 महीने तक एक बार चेक नहीं करना पड़ता, तो अब रेडिएटर को बार बार चेक करना। तो वो हर कंपनी ने जो अपना प्रोडक्ट बनाया है उसको बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशंस में उसको टेस्ट किया है, और उसके बाद उन्होंने स्पेसिफाई किया कि भाई इसकी इस तरह से सर्विसिंग आप करेंगे। जितनी कम सर्विसिंग, कम मेंटेनेंस, उतनी उसकी वैल्यू ज्यादा, उतना उसके परचेजर ज्यादा होंगे। तो हर कंपनी ने स्पेसिफाई किया हुआ है, उस हिसाब से ये निश्चित तौर से मान के चलिए कि वो इंस्पेक्शंस वो जरूर होते हैं। एक बाहर के जो करने वाले हैं, इनके अलावा खुद हर एयरलाइंस में बड़े ऑपरेटर्स के पास में भी, जो नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स हैं, उनके पास में भी ये मैंडेटरी है कि एक कंप्लायंस ऑफिसर बनाया जाता है। डीजीसीए जो है वो इंसिस्ट करती है कि आप एक कंप्लायंस ऑफिसर बनाएंगे, जो इंश्योर करेगा कि जो है रिक्वायरमेंट्स वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा, ये आपके कंपनी के तो अलग हो गए रूल, आपके रूल हो गए मैन्युफैक्चरर के, जो उसने बनाया शेड्यूल उसने दिया, और एक जो है डीजीसीए भी खुद एक बनाता है, हर एक पहलू के, एविएशन के हर पहलू के लिए वो रूल बनाता है जो कहलाते हैं कार, सिविल एविएशन रेगुलेशंस, कार, CAR। तो आपका हर चीज के लिए, चाहे वो ड्रोन का उड़ाने का लाइसेंस का हो या कोई भी चीज का हो, सबके ऊपर में, या एयर मान लीजिए कि बड़ी सिंपल सी बात है, जो केबिन क्रू है कि वो किस तरीके का होगा, जो आपका एरोस्टेस है उनका क्या रिक्वायरमेंट है, उनको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। एरोस्टेस का मुख्य काम चाय पानी देना नहीं है, उसका काम तो ये है कि जो है जो पैसेंजर्स हैं उनको जब भी कोई अगर इमरजेंसी होती है तो उसको सेफ तरीके से उनको रेस्क्यू करने की। तो इस तरह से हर चीज का एक प्रोसीजर लेट डाउन है, उसके चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, और उसके ऊपर में रेगुलेशंस हैं जिनका की कंप्लायंस, जैसे मैंने बताया, एक इंटरनल कंप्लायंस है वो फॉलो करते हैं। कोई भी एक्सीडेंट, इंसिडेंट, कोई भी जरा सी चीज है अगर वो वेरिएशन पर है नॉर्म से, तो उसको डीजीसीए को रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। अच्छा। हर छोटा सा जो भी मान लीजिए इंसिडेंट हो जाए कि वो जहाज लैंड करने आ रहा था और रनवे पे कुत्ता दौड़ गया, वो पायलट के लिए मैंडेटरी है कि उसको रिपोर्ट करेगा, और कंपनी उसको फिर डीजीसीए को रिपोर्ट करेगी। तो हर चीज रिपोर्ट की जाती है, अनरिपोर्टेड कोई चीज रह नहीं सकती। और कंपनी लेवल पे कंप्लायंस ऑफिसर है, डीजीसीए का कंप्लायंस ऑफिसर है, फिर IATA वाले भी समय समय पे ऑडिट करते हैं एयरलाइंस को कि भाई वो उनके हमारे मेंबर बने रहने के काबिल हैं कि नहीं है। जी सर, एक चीज ये, जैसे विमान यात्रियों को ये हमेशा सलाहता है कि हमारा वेट ज़्यादा हो गया लगेज का तो पैसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्या आपको लगता है
कोई एक्सीडेंट इस तरह का भी हो सकता है कि ओवरवेट के कारण भी प्लेन को सफर करना पड़े, ऐसा भी होता है क्या? या उस वेट के बारे में पहले ही एसेस कर लिया जाता है कि हमारा प्लेन इतना सामान ले जा सकता है? क्या इसका भी चेक एंड बैलेंस है क्या सर? सैनी जी। है पक्का, पूरा, हाँ जी, पूरा चेक एंड बैलेंस है जी। देखिए, ये बात समझ लीजिए कि जितनी ज्यादा गर्मी होती है, हाँ। जहाज को उतना ज्यादा दौड़ना पड़ता है उड़ने के पहले। अच्छा। और अगर इसीलिए जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पायलट कई बार क्या करते हैं, लगेज छोड़ देते हैं। जी जी। और देखिए, 3 तरीके का वजन किसी जहाज, 4 तरीके का वेट किसी भी जहाज में आता है। एक तो उसका अपना वेट, हाँ। दूसरा फ्यूल, तीसरा पैसेंजर्स एंड चौथा लगेज। जी। कहीं ना कहीं उसे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अगर उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक जो विशेष रनवे की लेंथ उसके पास अवेलेबल है। जैसे बहुत जगह पे लेंथ सिर्फ 9,000 फीट है, कई जगह 11,000 फीट है। और दूसरी बात एक और है कि किस ऑल्टीट्यूड पे है। लेह में ज्यादा रनवे लगेगा, दिल्ली में कम लगेगा, मुंबई में और भी कम लगेगा। तो ये सब चीजें पूरा एक साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट की जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अगर एक जहाज मुंबई से जा रहा था, अब उसको ईरान और इजराइल के कारण वो एयर स्पेस बंद था, उसको चक्कर लगा के जाना है, तो वो ज्यादा फ्यूल लेगा। जी, ऑब्वियस बात। जब वो ज्यादा फ्यूल लेगा तो उसको वेट लगेज का कम करना पड़ेगा। इसी के कारण पैसेंजर्स के जो लगेज है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। और एक्सेस बैगेज जो थोड़ा बहुत अलाउ किया जाता है, वो ऐसे अलाउ होता है कि अगर मान लीजिए मुझे 30 किलो अलाउड है, मैं 20 किलो ले जा रहा हूं, तो अगले से पैसा लेके 10 किलो उसका ज्यादा आ रहा है। तो लेकिन जब एक जहाज में वेट चढ़ जाता है तो पूरा वेट करने के बाद में कितना है, पूरा उसका स्टैटिस्टिक्स लिया जाता है। अच्छा। और इसीलिए मैं आम जनता को बता देता हूं, कई बार जब टेम्परेचर 40, 42, 43 डिग्री 45 पे पहुंचा रहता है, तो कई बार जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है जी, किसी जगह से, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद से उसको मुंबई जाना है, तो जब मुंबई पहुंचते पैसेंजर तो पता चलता है कि उनका सामान तो आया ही नहीं। अरे, वो क्यों नहीं आता? वो इसी कारण से नहीं आता कि जब उसको इलाहाबाद से टेक ऑफ करना था तो टेम्परेचर के कारण उसको पता चला कि उस रनवे से तो वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगा। तब वो अपने 10 लगेज, अब वो किसके हो जाते हैं, दैट इज अनफॉर्चुनेट, वो उनको निकाल देता है कि अगली फ्लाइट से आएंगे ये, और फिर चला जाता है। वो 10 लोगों का जो लगेज है वो फिर अगले दिन आता है। जी जी। तो इसकी संभावना है ही नहीं कि वो जहाज ओवरलोडेड था, इसके कारण वो टेक ऑफ नहीं कर पाया, इस कारण वो क्रैश हुआ। जी जी जी। बहुत सारे स्पेकुलेशन इसमें इस मामले में किए जा रहे हैं कि ये भी था, ये भी था, ये भी था। हालांकि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, कॉकपिट वाला भी मिल गया है, वॉइस रिकॉर्डर भी मिल गया है, तो अब उससे कुछ असेसमेंट होगा। आप दोनों मेहमानों से एक बड़ा मौजूद सवाल ये हम करना चाह रहे थे कि ये जो फोबिया बन गया है, ये जो डर है, वो दहशत है, इसे हम कैसे दूर करें? लोग लगातार मैं आपसे बात कर रहा था तो ये पता चला कि एयर इंडिया की जो लखनऊ की फ्लाइट है उससे करीब 11 लोगों ने टिकट वापस कर दिए। वो एयरपोर्ट आए और वो वापस चले गए। तो ये जो अचानक से फैसले किए जा रहे हैं, इतना डर है, तो ऐसे में क्या आपका मैसेज होगा? ये डर खत्म कैसे किया जाए? सर आलोक जी। देखिए, अगर जी हाँ, आलोक, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ सर। जी जी सर, आलोक जी। इसमें सवाल ये है कि डर जो है ना, वो पहली बात है कि डर ये नाहक है। जैसे कि अभी हमने स्टैटिस्टिक्स भी बताई थी सर जी कि ये तो जो है ट्रेन के एक्सीडेंट नहीं होते। अभी देखिए आप लोकल ट्रेन में जो के हुए थे आदमी, कितने मरे हैं बॉम्बे में। तो आप किसी भी घर से आप निकल रहे हैं, घर से निकलने का क्या, घर के अंदर में भी रहते हुए वो एक हमारे परिचित डॉक्टर थे, तख्त से गिरे और तख्त पे सो रहे थे, गिरे और डेथ हो गई। तो क्या तख्त पे सोना बंद कर देंगे लोग? तो इस तरीके से जो ये डर है वो नाहक है। वो जो लोग भी इस वजह से डर रहे हैं, वो उनको ये समझने की आवश्यकता है कि भाई दुनिया तो सच जगह चल रही है, यहाँ भी लोग जा रहे हैं। खाली अगर 11 पैसेंजर्स ने मान लीजिए एयर इंडिया से अपने टिकट कटा लिए, उसी जहाज में कम से कम 200 आदमी तो फिर भी गया ना। ऑब्वियस सी बात है जी सर। तो
तो इसमें जो है वो अगर भय कोई पालता है तो भय तो उस चीज से होना चाहिए जो कि जानकारी नहीं है जिसकी। इसमें तो आपको सब कुछ मालूम है कि अब आजकल की डेट में तो गूगल कीजिए, आपको सारा डाटा मिल जाता है। जैसे खरे सर बता रहे थे कि सर्वाइवेबिलिटी का 95% चांसेस है, तो आप क्यों डर रहे हैं भाई? आप डरिए मत, जानकारी हासिल कीजिए और जानकारी हासिल करके तब आप एक डिसीजन लीजिए। ये जो सोशल मीडिया में जो चल रहा है सर, जो कि 99% जो कुछ भी आता है वो झूठ होता है, उसको कभी आप विश्वास मत कीजिए। और गूगल करके आप, अभी तो एआई आ गया आपका, जो है चैट जीपीटी है आपका, मेटा है, इनसे पूछिए सवाल। अब तो बड़ा आसान हो गया, अब तो आपको खोजना भी नहीं है, इनसे सीधे सवाल करिए, वो बताएंगे जवाब ढूंढ के आपको। तो जानकारी हासिल कीजिए और अपने मन से डर निकालिए। आप ट्रेवल कीजिए, जितना आप ट्रेवल जो है आपको जरूरी है वो कीजिए। बिना मतलब में कोई भी चीज मत कीजिए। ट्रेवल भी है ना मतलब खाली दिखावे के लिए कि साहब हम जो है वो एयर ट्रेवल करके अपने गए थे, हम श्रीनगर वहां घूमने गए थे। श्रीनगर आप जाइए घूमने के लिए, अपने प्लेजर के लिए, अपने सुख के लिए जाइए। ये फेसबुक के ऊपर पोस्ट करने के लिए, अपनी वाहवाही बढ़ाने के लिए, ये अवॉइड कीजिए। अब जनसंख्या है, मतलब दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप देखिए हर जगह इतनी जनसंख्या है, जो ट्रेन से गिर गिर के मर रहे हैं लोग, ओवरलोडिंग हो रही है, हर जगह ओवरलोडिंग है। बसों में, मेट्रो में मतलब धक्का दे के किसी तरीके से दरवाजे बंद होते हैं। तो अब अगर इस तरीके की जनसंख्या बढ़ती रही तो आप कैसे चीजों से कोप अप कर पाएंगे? और एयर ट्रेवल में कम से कम ये ओवरलोडिंग नहीं होती। एक भी पैसेंजर आप कभी कोई खड़ा हुआ कोई किसी भी जहाज में कभी किसी को मिलना है, स्टैंडिंग ट्रेवल नहीं मिल सकता, क्योंकि वो रेगुलेशन के खिलाफ है। और वो इस तरीके से इतनी सारी, वरना एयरलाइंस को तो पैसा बनाने के लिए तो वो अपना लेके जाएंगे, खड़ा करके भी लेके जाएंगे वो। लेकिन वो इनफैक्ट एक प्रपोजल एक है अभी इंटरनेशनल पे, जिसको कई सारी एयरलाइंस उसको कंसीडर कर रही हैं कि एक बैठने में कम पैसेंजर बैठ पाते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि साहब खड़े होकर के, लेकिन खड़े होने के साथ भी उनके पीछे जगह होगी जहां से उनको स्ट्रैप किया जाएगा। कि आप खड़े होंगे, ऐसा नहीं कि आप इधर उधर घूमते रहेंगे, आपको स्ट्रैप कर दिया जाएगा बॉडी के साथ, ताकि अगर कल को एक्सीडेंट हो तो आप यहाँ वहां लुढ़के नहीं। तो एक वो अभी खैर प्रपोजल स्टेज में है, वो तो बड़ी दूर की बात है। जी। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है सब कुछ सेफ है। अब जो लिखा होता है, जिसके भाग्य में लिखा है, जो वो होके ही रहेगा। अभी देखिए इसी जहाज में वो कोई एक लेडी थी चौहान, जो वो फ्लाइट मिस कर गई, वो बच गई। जी सर। अब आप एक चीज सैलन जी और ऐड करना चाहूंगा। सर मैं इसमें एक और सवाल जोड़ रहा हूँ। टर्बोजेट का इस्तेमाल हो रहा है सारे बोइंग्स में और डोमेस्टिक फ्लाइट्स में भी हो रहा है। आप कितना सेफ मानते हैं इस इंजन को? टर्बोजेट, इस जहाज का टर्बोजेट से कोई लेना देना नहीं था। कोई लेना देना ना। टर्बोजेट देखिए, जहाज जो अलग अलग इंजन बनते हैं, अलग अलग तरीके के बनते हैं जी। उसमें तो जो आप मेरे ख्याल में कंफ्यूज हो रहे हैं रैट के बारे में। जी। जो रैट जो ऑपरेट हो गया था वो एक अलग ही चीज है। देखिए वो टेक्निकलिटी की चीज है, उसको मैं बताऊंगा तो ज्यादातर लोगों के समझ में नहीं आएगा। नहीं, उसका कोई मतलब भी नहीं। ना। रैट होता है जब जहाज ऊपर अल्टीट्यूड में है, उसके दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। जी। ये पायलट को हेल्प करने के लिए अपने आप डिप्लॉय हो जाता है। रैट जो है, ये इस केस में भी ऐसा देखा गया है कि शायद वो डिप्लॉय हो गया था, लेकिन उसका कोई, इसका मतलब ये नहीं कि जहाज उससे उड़ता है। देखिए ठीक है। अब मैं दूसरे जो पहले बात हो रही थी उसमें एक बात आपको जोड़ना चाहूंगा सर। एक चीज और है, उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। हमारे देश की जनता को ये समझने की जरूरत है कि ये सब चीजें दोबारा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर पहलगाम में वो इंसिडेंट, वो एक्सीडेंट, वो किलिंग हो गई तो लोगों ने आंख मूंद के कैंसिल करा लिया। मैं उनकी जगह होता तो मैं तो ये बोलता, भाई आप जरूर जाओ, बिकॉज अब ये होने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। ठीक कर रहे हैं आप। क्योंकि वहां पे जो सिक्योरिटी है वो जब अब दुगनी तिगुनी तेज हो गई है। इसी तरीके से ये जो क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, जी सर, इसके बाद में लोगों को तो और ज्यादा एयर ट्रेवल करना चाहिए था यार, कि अब अगर कुछ होना होगा तो पायलट कैंसिल कर देगा। ठीक बात। तो ये जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये डरना बंद कर देना चाहिए लोगों को कि उसके साथ हुआ मैं नहीं करूंगा। जी।
ठीक तो कह रहे हैं ये लोगों को समझना जरूरी है कि इस तरीके का फोबिया ना पालें। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। सर एक चीज हम और जानना चाह रहे थे पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। पब्लिक अब जैसे आपने बहुत सारी चीजें कह दी हैं, प्रोबेबिलिटी भी बहुत नील हो गई है, और ये भी आपको आदमी को समझना चाहिए कि हम आप एयर ट्रैफिक जो है बिल्कुल सेफ है। तो अब जो डर है उस डर को, मतलब फैमिली का डर बहुत ज्यादा है, तो उस डर को एक लेमैन की तरह अगर हम आपसे एडवाइस चाहें तो कैसे दूर किया जा सकता है सर? देखिए, अगर मैं ऐड करूं जी तो किसी का डर हटाना जी सर। उसके खुद के हाथ में होता है। ठीक है, जी हम सर। सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम ये बताएं लोगों को कि देखिए इसको करने में कोई खतरा नहीं है। हम्म। हम किसी को जबरदस्ती खींच खींच के तो जहाज में बैठा नहीं सकते हैं, हम किसी को जबरदस्ती करके श्रीनगर या कश्मीर में तो भेज नहीं सकते हैं। ठीक ये सर। उनका अपना डिसीजन है। अच्छा। हमारा काम है उनको समझाना कि इसमें कोई खतरा नहीं है। हाँ और हाँ मैं हाँ। आपको इस चीज बता दूं, कुछ ही दिनों की बात है, सब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन ये अभी तुरंत तुरंत की बात है, ताजी ताजी घटना हुई है, इसलिए अगर कोई आदमी नहीं जाना चाहता तो उसको ब्लेम करना भी गलत होगा। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। बाकी आलोक आगे कुछ जोड़ना चाहेंगे तो। या मैं तो यही कह रहा था कि डर तो अननोन से होता है। जब आप जान जाते हैं, कोई डर है, अंधेरे कमरे में जा रहे हैं आप, अननोन से डर जी रहे हैं सर। कि पता नहीं क्या होगा अंधेरे कमरे में। जैसे आपने लाइट जलाई, टॉर्च जलाई, तो डर खत्म हो जाता है, क्या तो कुछ नहीं है। तो डर से जीतना है, अगर आप जाए, मतलब जो कोई भी डर से जो जीतना ही नहीं चाहता है तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जो डर को काबू में करना चाहता है तो कुछ नहीं, वो जो है जिस चीज का डर है उसके बारे में जानकारी हासिल करे। जानकारी हासिल करिए ऑथेंटिक सोर्स से, जी सर। गुरु ये अपना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं। अच्छा। तो आपको जब जानकारी हो जाएगी तो आपका डर अपने आप दूर हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं सर। तो जहां तक वो जी एक जी 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 हाँ। जी जी, बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए सर। जी सर। नहीं, मैं कह रहा था कि जहां तक मतलब ये एयर एक्सीडेंट की बात है, तो मैं खुद बैठा हूँ सर्वाइवर एक। मैं भी एक बार सन 1984 में हमारा जी सर। जहाज जिससे हम जा रहे थे वो क्रैश किया था। हाँ हाँ। और उसका भी इंजन जो है, एक सिंगल इंजन था, वो फेल हो गया और हम लोग गन्ने के खेत में क्रैश लैंड किए। और कुछ भी नहीं, खरोंच भी नहीं लगी थी, किसी को कोई खरोंच भी नहीं लगी थी। तो ये चांस की बात है कि किस तरीके का, किस उसमें फंस जाए आदमी। और जहां तक ये जो अभी ये जो चार धाम वाला जो एक्सीडेंट हुआ है, ये भी जो है ना, मतलब यहाँ पर भी देखिए तो कारण कुछ दूसरे ही है। यहाँ के भी जो पहाड़ों की फ्लाइंग है वो कहती है कि साहब आप दोपहर के बाद में 12 बजे 1 बजे के बाद में वैली फ्लाइंग मत कीजिए। लेकिन अब वहां इतना लोग जा रहा है, इतना लोग जा रहा है कि वो, और सबको जो है हेलीकॉप्टर में बैठने का भी शौक है एक तो, और दूसरा कि साहब जो है वो, हमको सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी समस्या तो वो है कि फेसबुक में पोस्ट करना है, इंस्टा में पोस्ट करना है कि हम हेलीकॉप्टर में बैठ के गए। वो दिखावा किसके लिए कर रहे हो? भगवान के दर्शन करने जा रहे हो ना, जो मिले साधन उससे चले जाओ। तो जो आप जो वहां पर में मतलब अब उस छोटे से स्लॉट के बीच में इतने लोग हैं, इतने वहां पुश एंड पुल चलते हैं। दूसरा इकोनॉमिक रीजन है, वहां पर गवर्नमेंट ने कैप लगा रखा है, इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं करेंगे किराया। जी सर। अब मैं यहाँ जो बात कहने जा रहा हूँ, इससे थोड़ा सा फिर भय हो सकता है लोगों को, और मैं भय क्रिएट करना चाहता हूँ यहाँ पर। जी जी, बताइए भाई बताइए। साहब, आप जो है इस सिलसिले में मैं भय क्रिएट करना चाहता हूँ। जब आप वहां जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, तो जी सर। आप बिना मतलब में हेलीकॉप्टर से मत जाइए। आप अगर सशक्त हैं, आपके अंदर शरीर है, तो आप जी पैदल सर। चल जी के सर। जाएं। जो बुढ़े लोग हैं, जो असमर्थ हैं, उनको हेलीकॉप्टर से जाने दीजिए। वो कह रहा है कि वहां इतना प्रेशर है, तो अब वहां पर मैं वो जो है वो सिंगल पायलट वाले जहाज उड़ाए जा रहे हैं, जिसमें कि एक ही पायलट होता है। आपका जो है वो उसको, उस पायलट के ऊपर इतना प्रेशर है कि भैया तुरंत जो है, अभी वो मुख्यमंत्री जी का भतीजा है, तो वो फलाने जी का, आई एम नॉट सेइंग कि वो मुख्यमंत्री, कोई भी XYZ किसी जी भी वीआईपी का कभी कॉल आ रही है, कभी कोई हमारे पास भी कई बार यहाँ आते थे कि पवन हंस में जी। तुम्हारे कई लोग जानने वाले हैं यार, हमको वहां पर हेलीकॉप्टर की सीट नहीं मिली, तुम दिलवा दो। तो अच्छा। अब ये आप सोचिए कि हाँ हाँ। कि ऐसे क्या हो रहा है कि मतलब ये जब आप प्रेशर डाल रहे हैं, एक तरफ तो आप कहते हैं कि साहब हमको जो है वो इनके एयरलाइंस के ऊपर
विश्वास नहीं है कि साहब ये सर्विसिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, रूल फॉलो नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ आप ही जोर लगाते हैं कि वो रूल तोड़ दे। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। तो ये चीज जो है वो नहीं ठीक है। जो लोग, जो हमारे साधन जो हैं, संसाधन, रिसोर्सेस, वो लिमिटेड है, तो उसका हमको उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कि कह रहे हैं। जस्ट बिकॉज हमारे पास पैसा है तो साहब हम हेलीकॉप्टर में 4 धाम यात्रा करेंगे, जी जी, तो बिल्कुल आप वहां प्रेशर मत क्रिएट कीजिए। बिल्कुल सर। एक आलोक जी, आप आपसे आपके पास रुक रहे हैं, मैं शैलेंद्र जी से फाइनल कमेंट चाह रहा हूं। लोगों का फोबिया या दहशत या डर, आपका एक फाइनल कमेंट हो जाए और एक सजेशन भी हो जाए। लोग डरे नहीं, एयर ट्रैफिक बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ है, और इस समय तो बिल्कुल सेफ है। कोई भी एरर्स हो रही है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही है, तो पायलट पहले ही अवेयर है और उस प्लेन को नीचे ले आ रहा है। तो आपका फाइनल मैसेज हम जानना चाह रहे थे, पॉइंट ऑफ व्यू से, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो यात्री विमान है, खासकर यंगस्टर इस समय बहुत सफर कर रहा है इससे, इस प्लेन से, डोमेस्टिक हो या फॉरेन में जाने वाले प्लेन्स हों। तो आपका क्या सीधा सा मैसेज हम जानना चाह रहे थे सर, प्लीज। देखिए, सीधा मैसेज सबसे पहला तो ये है कि जो आज इस बार का अभी की सिचुएशन और डर अगर लोग भूल जाएं, जी सर। तो पिछले 10 सालों में जो एयर ट्रेवल की जो ग्रोथ हमारे देश में रही है, जी सर। हाँ ये एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जी, नो डाउट सर। लेकिन वो क्यों है? वो इसलिए है, समय ही कम अकेला नहीं लगता है, हाँ जी, कंफर्ट लेवल अच्छा होता है। कंफर्ट लेवल, जी आदमी जो करता है वो उसको पूरी सेफ्टी के साथ में उसके चेक्स होते हैं, सिक्योरिटी चेक होती है, एयरपोर्ट में घुसने के पहले चेक करते हैं, लगेज चेक होता है। जी जी उसके बाद जब आप जाते हो कंफर्ट लेवल में, आप दूसरी जगह पहुंच जाते हो, वहां पर आप पहुंच जाते हो, जी सर। बाथरूम वगैरह आपको एकदम साफ मिलते हैं, चाहे एयरपोर्ट पे देखिए चाहे आप विमान में देखिए, आपकी हर तरीके की समस्या का हल होता है, तभी तो लोग एयर में जाते हैं। ठीक बात है। वरना मैं ट्रेन की बुराई नहीं करना चाहता, मेरे बहुत से मित्र ट्रेन में रेलवे में बड़े बड़े ऑफिसर हैं। जी ट्रेन भी अपने आप में, रेलवे भी बहुत सेवा कर रहा है जनता की, जी लेकिन जो एक अंतर है दोनों की ट्रेवलिंग में, जी, नो डाउट। वो सबको मालूम है। अगर आज किसी को कानपुर में पहले एयर ट्रेवल नहीं था सिविल का, हाँ ठीक कह रहे हैं। कानपुर का एयरफोर्स का बेस है, तो वहां जी। पे सिविल ट्रैफिक अलाउड नहीं था। जी सर, जी प्रेशर डाल के वहां पे सिविल एयरोड्रोम शुरू हुआ है, वहां के लोगों को फ्लाइट्स मिली हैं। जी जी, बिल्कुल। आज अगर डर के मारे लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं और कल के दिन वो सेवा बंद हो जाती है, ये लोगों को सोचना जरूरी है। ठीक कह देखिए, रहे हैं। एक उनको किसी को अगर सिविल की फैसिलिटी क्रिएट होती है और लोग उसका प्रयोग ना करें, सिनेमा हॉल्स हैं, जी, जी, लोगों ने बिल्कुल। जाना बंद किया, बंद कर- सिनेमा हॉल बंद हो गए। जी जी, ठीक कह रहे हैं आप। अगर नहीं प्रयोग करेंगे वो सर्विस बंद हो जाएगी, उसका प्रयोग करें, जी, चलती रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपने दिया है। आलोक सर, आपसे एक फाइनल कमेंट चाह रहे हैं कि अब क्या करे आदमी, मतलब डरे नहीं, वो चीजों को समझे और खूब धड़ल्ले से, क्योंकि सर एयर ट्रैफिक जो है, आप प्लेन से चलेंगे तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी में 4-5 गुना इजाफा होगा। कम समय में आप वेन्यू पे पहुंचेंगे तो आपको लगता है कि हम जल्दी आ गए और जल्दी काम करेंगे। तो सर ये भी मैसेज एक आपकी तरफ से हो जाए प्लीज सर, प्लीज। या मैं जो पहले भी कहा फिर से कहना चाहूंगा कि डरिए उस चीज से जिसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है एयर ट्रेवल से, तो इसका मतलब है कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। इसके बारे में जानकारी कीजिए। आज खरे सर ने और हम लोगों ने प्रयास किया है कि इसके सारे जानकारी इसको आपको दी जाए। अगर इसके बाद भी कोई आपको शक आता है तो आप आपकी चैनल के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपना प्रयास करेंगे कि उनके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएं। और इसके अलावा भी आज इंटरनेट का, बजाय वो सोशल मीडिया में फालतू की पोस्ट इधर उधर करने के, आप वो सोशल मीडिया में गूगल से पूछिए, आप मेटा से पूछिए, चैट जीपीटी से पूछिए, उसके बारे में जानकारी कीजिए। और जानकारी कभी भी नुकसानदायक नहीं होती। जानकारी होगी, आपका भय अपने आप निकल जाएगा और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, जीवन में सक्सेसफुल होंगे।
तो इस सब के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। यात्रा कीजिए, जब आपको आवश्यकता हो जरूर यात्रा कीजिए, बेस्ट पॉसिबल मीन से यात्रा कीजिए, फालतू में यात्रा मत कीजिए। ठीक बात। रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और रिसोर्सेज का हमको समझदारी से उपयोग करना है। सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बहुत अच्छी सी जानकारी दी, और ये एक जो डर बना है, फोबिया बना है, उस पर आपने पर्दा डाल ही दिया है। मुझे लगता है कि लोग अब कल से ये जब देखेंगे तो उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, अब एयर से ही हमको चलना है, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपने बहुत सारी तकनीकी चीज़ें और पब्लिक के ओरिएंटेड चीज़ें तमाम आपने रख दी हैं। मुझे लगता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोगों को हमको सहेज के रखना है, ये भी मैसेज हमें देना है, क्योंकि बीइंग ह्यूमन बीइंग, आपसे बढ़िया हम लोगों को कोई ना ज्ञान वाला मिल सकता है, ना श्रोता मिल सकता है, ना ही आपसे बढ़िया कोई हमको ओरेटर मिल सकता है। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, और फिर हम नए विषय पर आपको आमंत्रित करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, माय प्लेजर सर। नमस्कार जी। नमस्कार। आपने देखा हमारे दो ग्रुप कैप्टन थे, एक आलोक मिश्रा जी नोएडा से जुड़े हुए थे, और शैलेंद्र कुमार जी जबलपुर से जुड़े हुए थे। आप दोनों लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की एविएशन को लेकर। जो ये डर है अहमदाबाद की घटना के बाद, केदार जी नाथ की जो वादियों में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसके बाद, तो उन्होंने साफ साफ कहा एयर ट्रैफिक 100% सेफ है। कभी एक घटना हो गई तो हो गई, 5 सालों में ये पहली घटना अहमदाबाद की हुई है। बाकी ट्रेन में, सड़क के रास्ते और कारों में जो लोग जा रहे हैं, कितने लोग मरते हैं। डॉक्टर आलोक मिश्रा जी ने तो 1.5 लाख की फिगर बता दी कि एक्सीडेंट में लोग मरते हैं हर साल। तो चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। दोनों ग्रुप कैप्टन्स को आप लोग समझिए, उन्होंने क्या संदेश दिए हैं और क्या बातें उन्होंने की हैं। तो ये फोबिया आप दिमाग से निकालिए, दिल से निकालिए, अपने परिवार में भी लोगों को निकालिए कि एयर ट्रैफिक से सफ़र करिए, वही सेफ है। और ये भ्रम मत पालिए कि हम कल गिर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसी से सेफ हैं। आप अपनी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाइए, ज़रूरत जब हो तभी आप एयर का इस्तेमाल करें, एयर ट्रैफिक का इस्तेमाल करें। अननेसेसरी घूमने की कोशिश मत करें। जहां आपको जाना है आप हिल एरियाज़ में जाएं, वहां एयर ट्रैफिक का इस्तेमाल करें, लेकिन आप अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को लेकर और इस पर विश्वास कीजिए कि ये दोबारा घटना नहीं होगी। बहुत कीन है लोग। धन्यवाद, नमस्कार।